गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी क्वाड समिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसके दौरान आपने शायद मेरी वीडियो देखी भी थी। जापानीज़ एरिया के पास, एयर स्पेस के पास चाइनीज़ और जो रशियन बमबार जेट है वो उन्होंने फ्लाइंग की थी। और इसके साथ साथ एंथनी ब्लिंकन की चाइना के हवाले से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ताइवान का भी जिक्र किया और चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी बात की और ये भी कहा है कि रशिया से ज्यादा थ्रेट जो है हमें चाइना से है। क्या वजूहात है, ये सारी चीजें इसके ऊपर आज बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा सबसे पहले कि क्वाड का फाइनल क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि कोविड के बाद अगर देखें तो एक बड़ी गैदरिंग थी जापान के अंदर। कुछ स्टेटमेंट्स जो है हमने पढ़ी नरेंद्र मोदी जी की भी और बाकी लोगों की भी, लेकिन फाइनल अगर हम क्रक्स के ऊपर बात करें तो क्या निकला इसमें से? जी, फखर भाई सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता आपके शो पे आके। थैंक यू सर। तो सर, जो अगर हम क्वाड की अभी बात करें तो पहली बात तो ये समिट टाइम पे हुआ, एज शेड्यूल हुआ और इसमें 5 6 7 बड़ी चीजें निकल के आई है विच आर इम्पोर्टेंट। जी पहली चीज जो फखर भाई निकल के आई है कि क्वाड ने अब एक बनाया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। जी ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के, जो आपको याद होगा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो छोटी कंट्रीज है, देखिए अभी यहाँ दो पावर है एशिया में, या तो इंडिया है या चाइना। यू हैव टू अलाइन टू वन। अब क्वाड में क्या किया गया, 13 कंट्रियों को इसमें डाला गया है। जी 13 कंट्रियों को इसमें डाला, जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और भी लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। अब इससे क्या हुआ कि इनको क्वाड का मेंबर नहीं बनाया गया, बट इनकी इकोनॉमीज को क्वाड इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जी उससे क्या होगा फखर भाई, जो श्रीलंका जैसी परिस्थिति बन गई पीछे, वो नहीं होगी। नाउ देयर सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, ये सब मतलब ना उनके साथ अलाइन हो गए। मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपलर टर्म्स। जी उनके साथ अलाइन हो गए, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ क्वाड, पर उनके साथ अलाइन हो गया। तो ओके सर। अब उनको साथ लेके चलेंगे। अब ये जो, अगर ये इन कंट्री जिसमें इंडिया भी है, अगर आप इन 13 कंट्रियों के बारे में देखो तो पहले इसमें ये फर्क नहीं है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो फर्क कोई नहीं है। दूसरा, इट इज बाय अलाइनमेंट एंड ऑप्शन। ये कोई मैंडेटरी नहीं था कि, मतलब ये भी नहीं था जिसने हाथ खड़ा किया उसको ले लिया। जिसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता है, बैठता, वो जी किया। फकर भाई मजे की बात ये है, इन 40, ये जो 13 कंट्री है, दे कंट्रोल 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। एग्जैक्टली। 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड फ्लोज थ्रू इंडियन ओशन। तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जीडीपी वाली 40% जीडीपी और 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड फ्लोज थ्रू इंडियन ओशन। अब जैसे ये चीज और बाकी, जैसे ये चीज होती है उसमें एक इम्प्लीकेशन आता है, मैं बाद में आऊंगा उसमें। और बाकी जैसे क्लाइमेट है, साइबर सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, ये है आपकी करेंसी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये जितनी भी बाकी चीजें हैं। और एक फूड सिक्योरिटी भी डिस्कस किया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है, दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल वीट एक्सपोर्टेड इन द वर्ल्ड। तो करीब 40 50 कंट्री ऐसी है जो भुखमरी पे आ रही है, नॉट बिकॉज दे डोंट हैव मनी, बिकॉज दुनिया में वीट नहीं है। तो इंडिया ने प्लेज किया है कि विल एक्सपोर्ट वीट। तो पहले कुछ वो रोका गया था कि कुछ डब्ल्यूटीओ के मसले आ गए थे, फ्री ट्रेड, वर्ल्ड कुछ एग्रीमेंट्स हमने साइन किए, बट उनको मतलब सेटल आउट किया जा रहा है। वैक्सीन पे काम हो रहा है, करेंसी, क्लाइमेट चेंज, कल्चर, ये तो हो गई बड़ी चीजें। बट ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, ये सबसे बड़ा टेक अवे है। और इसमें फखर भाई मजे की बात ये है, इसकी हवा भी चाइना को किसी ने लगने नहीं दी। आपको याद होगा चाइना का एक आरसेप करके अलायंस था, जिसका इंडिया पार्ट नहीं बना, बिकॉज हमने कहा कि इससे चाइना को फायदा, हमें कोई फायदा नहीं। अब अगर आप देखिए, परसों आरसेप को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब ये अलायंस बनते ही, एक तो अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज है। तो अब इसमें देखेंगे, अब अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, अब स्टेटमेंट्स क्या आते हैं। जो बाइडेन साहब कहते हैं, दिस इज अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट ऑटोक्रेसीज। ऑटोक्रेसी इस रीजन में एक ही है, वो है चाइना, और कोई इसमें रीजन में ऑटोक्रेसी है नहीं। दूसरी बात, जो बाइडेन साहब, क्योंकि मैं तो अपने नेशनल टीवी पे लाइव था जब वो चल रहा था, जो बाइडेन साहब ने कहा कि भाई, नाउ वी आर अ पावर इन इंडो पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में हम पावर है। पहले पहले ये माना जाता था पावर या तो इंडिया या चाइना का, अब हम भी पावर है, क्योंकि इस अलायंस के बाद वो पावर बन जाते हैं। ठीक है। अब मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें अपने सी रूट्स को लगाना है, ट्रेड को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है। अब जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो तभी नए चुन के आए, विद इन 24 आवर्स से समिट था।
सबसे पहले उन्होंने शपथ ली और इसी समिट में आ गए। ये बताता है ऑस्ट्रेलिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। जी। और इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, जापान का पूरा सपोर्ट था ही। जापान के साथ हमने पीछे भी रिफिलिंग का एग्रीमेंट किया है। हमने सिंगापुर चांगी के साथ रिफिलिंग का एग्रीमेंट किया है। जी। और जो पैसिफिक कमांड है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो जापान बेस्ड है। इवन जो यूनाइटेड एयरलाइंस है उसका जो हब है वो नरीता है, वो सिंगापुर नहीं है, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी यूएस के सब्सटैंशियल एसेट्स आर बेस्ड आउट ऑफ जापान। आपको ये भी याद होगा कि जो बाइडेन साहब 2 दिन पहले साउथ कोरिया के विजिट पे थे। उन्होंने कुछ फॉरवर्ड गोइंग एयर बेसेस और जो मिलिट्री बेसेस है वो भी देखी। और ओके। उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर न्यूक्लियर अटैक होता तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ड्रिल उसके लिए हम्म। होगी या हो रही है। अगर साउथ नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करता है, जी। देन व्हाट इज द नीड, व्हाट इज नीड्स टू बी डन। और उन्होंने ये भी कहा विल बी मोबिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज टू दिस पार्ट, द कोरियन पेनिनसुला। ये टेक अवेज है। और जी। सब अच्छा, हाँ सुमित जी, एक चीज और है, मतलब अभी मेरे सामने एक न्यूज वेबसाइट के ऊपर दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। जी एक में ये लिखा हुआ है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट। ये हम्म, मोदी जी की स्टेटमेंट है। जी लेकिन एक और ही जगह बाइडेन लुक्स टू स्ट्रेस कम्युनलिटीज विद इंडिया इन टॉक्स। यूएस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, वजह क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है उसकी? मतलब वो डबल माइंडेड है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, या क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मोदी जी बड़े क्लियर हैं, जी बिल्कुल सेट हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, फगर भाई मैं इसी पे आ रहा था। देखिए ये सब तो हमने इसके फायदे नुकसान गिना लिए। अब इसमें एक चीज आ गई, अब यहाँ बहुत बड़ी कवायद चल रही थी। बहुत एनालिस्ट का ये मानना था कि रशिया वाला मसला उठेगा। जी मैं बिल्कुल। शायद एक वाहिद आदमी था जिसने डिक्लेयर किया था कि रशिया और चाइना की बात भी नहीं आएगी। अगर आप हम्म। जॉइंट स्टेटमेंट देखें ना, हम्म। उसमें रशिया ना चाइना है। और दूसरे ये अटकलें लगाए जा रहे थे। काफी हमारे एनालिस्ट बहुत महान है, उन्होंने बोला जी। था जब मोदी जी बाइडेन साहब के सामने आएंगे तो रशिया यूक्रेन वाला मसला उठेगा। मैंने ये बताया था उनको, भाई ये मसला उठ ही नहीं सकता, बिकॉज जियो हम्म। पॉलिटिक्स क्रिकेट नहीं कि आपने 6 बॉलें करनी और मुझे 6 बॉलें डक करनी है। जियो पॉलिटिक्स में आप तीर तभी चलाते व्हेन यू आर शूटिंग टू किल। आफ्टर Exactly. व्हाट हैपेंड इन यूएस विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने बोला था जो बाइडेन विल नॉट ब्रिंग अप रशिया एंड यूक्रेन बिकॉज दे नो कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू चेंज योर पोजीशन। अब व्हाई शुड ही गेट ह्यूमिलिएटेड एट द वर्ल्ड स्टेज बाय ब्रिंगिंग इट अप अगेन। मैंने कहा वो उठाएगा ही नहीं। देखिए ये सेम डिप्लोमेसी में मुद्दे तभी उठाए जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू गेन। क्रिकेट मैच नहीं है कि भाई आपने 6 बॉलें तो करनी करनी और मेरे को 6 बॉलें खेलनी है। ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था ना रशिया आएगा ना चाइना आएगा ना रशिया यूक्रेन की बात आएगी। तो उन्होंने ये किया, ये बहुत क्लियरली हो गया। अब आप बोलेंगे अभी जो चाइना और सॉरी अभी जो इंडिया और यूएस की फकर भाई परिस्थिति है, जी। ट्रस्ट और ट्रेड और पार्टनरशिप इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। एग्जैक्टली। जैसे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम उनके चाइना के बाद, हमारे साथ उनका 20 बिलियन का केवल डेफिसिट है, वो भी हम हथियार खरीद लेते हैं। जी। दूसरी बात, सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैपिटा इनकम वाला इंडियन। उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। देखिए राइट। सत्या नडेला को छोड़िए, ऐसे हजारों सीईओज और हैं जो इंडियन ऑरिजिन के हैं। उनके यहाँ 30% जो वॉटन हो, केलॉग हो, कॉर्नेल हो, जो बच्चा है पढ़ने वाला वो इंडियन है। आज वॉटन का, केलॉग का डीन कौन है? दे आर अगेन पीपल फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन। आज जी। वहां पे पॉलिटिक्स में है। दूसरी बात, ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहाँ से आते हैं? वो इंडिया से आते हैं। और एग्जैक्टली। डाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में है। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ हो रहा है। और फखर भाई, अगर क्वाड में से इंडिया को निकाल दे तो क्वाड तो सर्वाइव ही नहीं करेगा ना। इंडिया इज द बिल्कुल फर्स्ट क्वाड इज थिंग। अगर ये निकाल दो तो क्वाड में बचा क्या? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं। इसीलिए इंडो पैसिफिक कमांड नाम दिया गया। नाम वाज चेंज टू इंडो पैसिफिक कमांड। अब जब इतनी चीजें, इतना चीजें स्टैक, और मतलब नीडलेस टू से वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड दे आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अब इतनी सारी चीजें जो है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो मूंछ की लड़ाई है। देखिए हम्म। अब उनका क्या है कि उसके कारण आप इतनी चीजों को जेपरडाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको जेपरडाइज कर रहे हो तो आप सीधा सीधा चाइना को मौका दे रहे हो। और इसीलिए हुआ क्या, अब अगला स्टेप आता हूं। हुआ क्या फखर भाई, जब ये चाइना को पता लग गया 40% जीडीपी वर्ल्ड का निकल गया। और एक और जी। एंगल बता रहा हूँ फखर भाई, आप देखिए ये जो 13 कंट्री है, इनकी आबादी कितनी है? हम्म। बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। डाइवर्स है।
इन कंट्रियों के पास दुनिया का 2/3 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ है? 2-3 हम्म, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन सबसे इन कंट्रियों के पास है। इन कंट्रियों की मिलिट्री माइट को कवर कर लीजिए, इन कंट्रियों की हम्म, टेक्नोलॉजी माइट देख लीजिए। इन कंट्रियों का पीपीपी से जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो ये जो अलायंस बन के आया है, ये जो निकल के जी, आया है, ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई। बिल्कुल, चाइना के हवा तक नहीं लगी, और फखर भाई आधे घंटे में अनाउंस हो गया, साइन हो गया, काम खत्म। चाइना बिल्कुल। डोंट नो व्हाट टू रिएक्ट, उन्होंने जहाज उड़ा दिए। तब एग्जैक्टली चाइना उस पे आ रहा हूं, लेकिन एक तो स्टेट ऑफ मलाका बड़ी एक इंपॉर्टेंट किस्म की, जी, जैसे कहते हैं गेटवे है इन कंट्रीज के लिए। जी, जापान भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी डिपेंडेंट है, इंडोनेशिया तक उसकी वो सारी चीजें जा रही होती है, और यकीनन वो हिंदुस्तान के ऊपर से वो गुजर रही है। इसके जी, साथ साथ सर एक चीज और, एक खबर आ रही है, बल्कि आ रही थी कुछ दिन पहले, कि इस वक्त रशिया एंड चाइना एक दूसरे के साथ उनका जो पार्टनरशिप है वो बड़ा, मतलब डीप और बहुत करीब होता जा रहा है। यहां तक कि चाइना अपना वेपन अभी देने वाला है रशिया को यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन ये भी है कि मतलब कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि उससे हिंदुस्तान नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा पार्टनर है रशिया का, वो वहां से परचेज करता है। तो ये कोई खबर में कोई हकीकत है, या वैसे मतलब स्पेकुलेशन है कि मतलब इस तरह की कोई चीज है? जी, आता हूं उसमें। तो फखर भाई, ये जो जेट्स उड़ाए उन्होंने, जी, जी। ये फ्रस्ट्रेशन में उड़ाए। क्योंकि क्योंकि इसमें दो चीजें समझने की फखर भाई। जब ये सारा खेल हुआ, ना चाइना गवर्नमेंट को पता लगा, ना वेंगी हम्म, को पता लगा, ना जी जिनपिंग को पता लगा, ना चाइनीज इंटेलिजेंस को पता लगा। उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जब जमीन खिसक गई तो क्या, जहाज उड़ा दिए, जहाज घुमा दिए जापान के आसपास। अगर औकात डराने के लिए। कराने के लिए, अगर वही वाली बात है, बुरहान वानी वाली फोटो लेके फेसबुक पे लगा रहा था कलाश्निकोव की, ये वही वाली बात है। एके वाली फोटो उठाओ और फेसबुक पे लगाओ, चलाओ मत। फोटो फेसबुक पे लगा, मेरे घर में एके है, ये वही ओके। वाली बात थी। अब उन्होंने जहाज उड़ाए। अब यहाँ एक और चीज जो मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि भाई कॉड तो, मैं मिलिट्री चार्टर तो है नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई तुम्हें क्या पता डेवलप नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, पर अनाउंस कब करेंगे ये वक्त, फायदे और जरूरत पे डिपेंड करता है। जैसे ये इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की हवा तक नहीं थी, किसी को कोई बात ही नहीं फकर भाई। एक दिन आती है, 2 घंटे में इंप्लीमेंट हो जाती है, और चीनी जहाज उड़ाते रह जाते हैं, बिल्कुल। जहाज उड़ाते रह जाते हैं। तो अब मैंने हमेशा बोला, हाउ डू यू नो देयर इज नॉट अ मिलिट्री चार्टर? कॉड ने कभी नहीं बोला दे विल नॉट बी अ मिलिट्री चार्टर। क्या ये कहना झूठ है कि कॉड की कंट्रीज ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइज आपस में कर रही है? नई एक्सरसाइज प्लान्ड है, फ्रेमवर्क बना है, नहीं बना, हो सकता बनाओ, हो सकता पूरा डॉक्ट्रिन भी बनाओ। अब सर कब? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अगर नाम दिया जाता है तो उसमें तो ये सारी चीजें मिलिट्री से हाँ, रिलेटेड ऑटोमेटिकली आ जाती है। और देखिए फखर भाई, ये तो हम सबको पता, दिस अलायंस अगेंस्ट चाइना। तो अब ये कुछ लोगों का कहना कि भाई अब जहां इतनी सारी चीजें स्टेक पे हो, तो हम्म, रशिया यूक्रेन को लेके यू कैन नॉट स्पॉइल योर फ्यूचर, क्योंकि अब उनको पता लगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेगी। दे आर नाउ वेरी श्योर। अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब फिर उठाते और मोदी जी फिर कुछ जवाब देते, तो पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे ही डॉक्टर जयशंकर साहब ने जवाब दे दिया, तो वहीं खत्म हो गई बात। अब आप उठाओगे, आप फिर एक जवाब लोगे, फिर आपका यू विल लूज फेस। देयर इज नो पॉइंट इन डिप्लोमेसी इन लूजिंग फेस। डिप्लोमेसी में यू आप वही, मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट मैच थोड़े ना 6 बॉलें करूंगा ही करूंगा, चाहे तू छक्का मार, चाहे तू डक्कर। हाँ, वो नहीं करेगा। अगर वो तभी करेगा व्हेन ही कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। जो एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई नहीं, वो प्रेशर इंडिया पे बनेगा, मैंने कहा बन ही नहीं सकता। आफ्टर डॉक्टर जयशंकर स्टेटमेंट, इट डजंट मेक सेंस फॉर देम टू ब्रिंग इट अप अगेन। वो समझ गए ये नहीं बदलेगा, इसको डक करो। मे बी दे डोंट ओके, एग्री विद अस, दैट इज ओके, बट दे विल डक इट, दे विल नॉट ब्रिंग इट अप अगेन। ओके। अब अब ये जी, आपके वाला जो क्वेश्चन आपने पूछा, जी, जी, बिल्कुल, रशिया का और चाइना के आपस में। देखिए रशिया डज नॉट ट्रस्ट चाइना, बट हम्म, जितना यूएस उसको तंग कर रहा है, वो थोड़ा चीनी वहां घुसते जा रहे हैं। यहाँ मजबूरी, देखिए रशिया को चाइनीज हथियारों की जरूरत नहीं है फखर भाई। अगर ओके। आप, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर फॉर लास्ट 50 years। चाइना का हथियार कितना चलता कितना नहीं चलता, आपने भी शायद एक दो वो लिए थे केपीके में, वो दोनों ही नहीं चले, आपको याद होगा, वो दोनों ही डाले थे, चले ही नहीं। तो इसलिए रशिया, रशियनों की इतने बुरे दिन नहीं आगे कि चीनीज हथियार ले ले, उन्हें पता वो नहीं चलेगा। चाइना का ओके। जो मॉडर्न वेपनरी है, वो जी, जी। सारा तो वो रशिया से लेते हैं। तो ये वही वाली बात हो गई कि मतलब ना, ये वही वाली बात हो गई कि मैं कहता हूँ एप्पल को, मैं तुम्हें कंप्यूटर बेचता हूँ, वो बोलेगा भाई रहने दो। वही वाली टोयोटा को बोलता हूँ मैं तुम्हें गाड़ी बनाना सिखाता हूँ। तो वहां वो हाँ, चीज है नहीं। बट एग्जैक्टली। चाइना क्या चाहता है?
चाइना फखर भाई चाहता है कि किसी भी तरीके से हम दुनिया को ये दिखाएं रशिया हमारे पास आ रहा है। एग्जैक्टली। जितना दुनिया को ये दिखेगा रशिया उनके पास आ रहा, उतना चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है। चाइना हम्म। में एक बात बताइए, जो ज़ीरो कोविड वाली पॉलिसी है फखर भाई, ये तो डब्ल्यूएचओ भी कह रहा सस्टेनेबल नहीं है। हम्म। आपने लाखों लोगों को बंद कर रखा महीनों से हम्म। घरों में, नेम ऑफ ज़ीरो कोविड। 80% फैक्ट्रियां बंद हैं, बंद परमानेंट या टेम्परेरी। जो फैक्ट्रियां 4-4, 6-6 महीने बंद होगी वो चलती है क्या? शिपिंग लाइन्स है नहीं, पावर है नहीं, चाइना में हो क्या रहा है? शी जिनपिंग निकल नहीं रहा कहीं, और उससे हम्म। व्यक्ति वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया है, जिसके कारण सर की जो नसें हैं वो पतली हो जाती है और कभी फट हम्म। सकती है। तो अब अगर भाई मजे की बात क्या है, जी। अगर उसको ये वाकई बीमारी होती तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इसको कभी डिक्लेयर ही नहीं करती, जिंदगी में किसी के फरिश्ते को पता नहीं लगता। आज वो बता रही हैं, समझा रही और डिक्लेयर कर रही है जनरल सेक्रेटरी जी को कौन सा घातक रोग है। आपको लगता है हम्म। नॉर्मल है? अगर वाकई होता तो किसी को हवा तक नहीं लगती। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। वो आके बता रहे उनको भाई ये तकलीफ है। जब आपको याद होगा जब कोविड में वो गए थे, जी। 4 आने का मास्क लगा के वो गए थे हॉस्पिटल, वो जब बिल्कुल 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 याद। वहां वहां वो आपने दिखा रहे हो और यहाँ बता रहे हो। और कितनी कंट्रियां फखर भाई ऐसी है जो उनके टॉप मोस्ट लीडर को अगर कोई भगवान न करे कोई तकलीफ हो उसको डिक्लेयर करती है। ये तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ये तो डिक्लेयर ही नहीं किया जाता कभी। अभी चीनी हम्म। डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? ये भी समझने की बात है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरह एंथनी ब्लिंकन साहब की स्टेटमेंट आ रही है, उस हवाले से अगर हम बात करें तो मतलब 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं, वो वार्न कर रहे हैं, चाइना थ्रेट ग्रेटर देन रशिया। लॉन्ग करेक्ट। टर्म पे अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बड़ा मसला है चाइना, अगर रशिया को हम देखें। इसके साथ-साथ न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी है कि यूएस एम्स टू constrain China by shaping environment around it। सर क्या करना चाहता है बेसिकली? क्योंकि मसला तो है उनको, ये अमेरिका को तो ये पता है, लेकिन क्योंकि वो कहता है कि हमारी उनसे दोस्ती या जो भी है वो रहे, और इसके साथ साथ हम उनको कॉर्नर भी करें, तो ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा हमने फखर भाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जी। देखिए अब जो चाइना की, देखिए चाइना यूएस की फैक्ट्री कहाँ है अभी, या कहाँ थी अभी? काफी हद यस। तक तो चाइना में। यूएस की फैक्ट्री चाइना में। बिल्कुल। जब इन्होंने इकोनॉमी इंटीग्रेट की थी तब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि कम्युनिज्म है क्या। इनको लगा यार ये कम्युनिज्म तो बस वैसी चीज है, इसको मैनेज कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, तो देख लेंगे। अब जब कम्युनिज्म पावरफुल होता है, उन्होंने जो कि यूएस कहाँ गलत, तो यूएस को लोगों ने समझा जैसे इनको पैसे आएंगे ये डेमोक्रेसी की तरफ भागेंगे और ये एक और यूएस बन जाएगा, एक और इंडिया बन जाएगा, एक और मतलब जी। पाकिस्तान बन जाएगा, डेमोक्रेसी बन जाएगी। राइट। अब हुआ क्या, जब इनके पास पैसा है ये और कम्युनिस्ट बनते गए। फिर उन्होंने कहा समंदर भी हमारा, जगह भी हमारी, ये भी हमारा, ये भी हमारा। और जब ये चीजें हो रही, अगर आपको याद हो फखर भाई, करीब 15 दिन पहले जो एफबीआई के डायरेक्टर है उन्होंने बोला था, डायरेक्टली बोला, व्हाई इज अमेरिका बॉदर्ड अबाउट यूएसएसआर। जितना हमारा आईपीआर सारे कंट्रियां मिला के नहीं चुरा रही, उससे ज्यादा तो चाइना चुरा रहा है। ये एफबीआई का डायरेक्टर कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कोट अनकोट। अब एंथनी ब्लिंकन साहब भी कह रहे हैं यार रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तो चलो ठीक है, वो अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए पुतिन को डाउन करने के लिए की, पर आपका थ्रेट तो चाइना है। और चाइना को आप कंटेन करने के लिए आपने क्वाड बनाया। चाइना को कंटेन करने के लिए आपके 5-5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स साउथ चाइना सी के आसपास घूमते हैं, आपके सबमरीन इस रीजन में, आप अपने फोर्सेस ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हो। और फखर भाई एक एक्ट है पीसीएओबी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब लाए थे, इसने चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ी, क्योंकि उसके कारण कहीं 100 कंपनियां डिलिस्ट हो गई यूएस स्टॉक एक्सचेंज से, एंड दे हैव लॉस्ट, इसका जो लॉस्ट है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है चाइना का। तो चाइना की परिस्थिति ठीक नहीं है, वहां ऐसे आप और मैं की तरह बात तो कर नहीं सकते। मतलब हम्म। अगर आपको कोई ऐसा बात करने को मिलेगा पर 2 दिन बाद वो मिलेगा ही नहीं, अगर ऐसा कोई मिल जाएगा 2 दिन बाद वो मिलेगा ही नहीं। तो चाइना के अंदर क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति है, जी जिनपिंग की क्या हालत है, पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होने वाली, विल ही गेट द थर्ड टर्म और नॉट, अपोजिट कैंप सक्रिय है, बीमारी अनाउंस कर दी है, चाइना के बाहर वो जाता नहीं, लाखों लोगों को कोविड में बंद कर रखा है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप हो रही है, और यूएस के लिए चाइना को कंटेन करना जरूरी है, क्योंकि चाइना अब जो भी बढ़ेगा यूएस का शेयर खा के बढ़ेगा, क्योंकि चाइना हम्म। जितना बढ़ चुका था अब बढ़ चुका, अब आगे उसको किसी न किसी का शेयर खा के बढ़ना है। ओके। और वो अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं। देखो चाइनीज रेस में, हन चाइनीज हैव अ बिलीफ वी आर द मोस्ट सुपीरियर रेस, हमें हम्म। वर्ल्ड को डोमिनेट करना है, बिकॉज हम हन चाइनीज है, हमें वर्ल्ड को डोमिनेट करना है।
ठीक है, आपकी डोमिनेशन राइट, कंट्री तक हो सकती है। वो कहते हैं हमें वर्ल्ड को डोमिनेट करना है, और वर्ल्ड डोमिनेशन में उन्हें सबसे बड़ा रोड़ा जो दिख रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। तो इसीलिए वो लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल सही सुमित जी। बहुत साहब ने क्योंकि पॉलिसी अनाउंस करनी थी, उसके ऊपर भी सुमित साहब से बात हुई। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।